वालेकुम अस्सलाम। सही आ रही है, चलो ठीक है। किस तरह आवाज आ रही जी सर। चलें, अगर हम कोर्स आउटलाइन के लिहाज से देखें तो हमारा जो इसेंशली मेन कोर्स है वो पूरा हो चुका है। सिर्फ आपके पास 2-4 न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं, एक लेफ्ट बैंड ऑफ मेथड है और एक मैककॉर्मिक टेक्निक, ये हमारे पास पाई जाती है। इनको थोड़ा सा ना प्रेडिक्टर और करेक्टर जो है मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके ऊपर हम एक लेक्चर थोड़ा सा रखेंगे। और बाकी जो है टर्बुलेंस पे अगर हम आउटलाइन के लिहाज से बात करें तो कल जितना हमने कवर किया था उससे रिलेटेड है, लेकिन हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे कि अप्लाइड साइड पे हम जिस तरह काम करना शुरू करें तो कैसे हो सकता है। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है वाटर टर्बाइन से रिलेटेड, हम इस पर बात कर रहे हैं। छोटी सी बात होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों की बात ये है कि यार आप लोगों में से अक्सर अपने जो चीज़ें हैं वो सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन जो उनकी सबमिशन नहीं हुई भी चीज़ों की वो अपनी जो है सबमिशन इस वीक तक पूरी कर पुरानी। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं कंटिन्यूटी से देख रहा हूँ कि जैसे रोल नंबर 18 है मोहम्मद इरफान शबीर, वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन शुरू के उनकी चीज़ें जमा की, बाद की चीज़ें नहीं जमा। तो इस वीक के बाद अब तक होने वाली सबमिशंस जो उनसे भी कोई जो असाइनमेंट है वो ऑब्वियसली मैं उसमें उनके मार्क्स डिडक्ट करूँगा सारा कुछ। अगर किसी ने सबमिट करवाई तो बाद में मैं मेरे से अप्रोच लेना करें, क्योंकि मेरा ये मसला था, ये मसला चीज़ों की एक्सेस करें हर जगह किसी न किसी तरीके से एक्सेस हो सकती है और अपनी सबमिशन कंप्लीट करें। इस वीक के बाद आने वाली कोई सबमिशन को सारों को पहली बात ठीक है। आ दूसरी रही है? बात, जी जी सर ये आपकी आवाज में सर वो शोर आ रहा एक्सक्यूज मी सर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल सर काफ़ी कम आ रही है। या मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। अब बेहतर हुई आवाज़? है। अब ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में 2-4 बंदों ने ही मुझसे रब्ता किया, ठीक है। आपका जो, अगर मैं डेट के लिहाज से बताऊं तो मेरे ख्याल में 20th ऑफ मई तक अगस्त ये वाला सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, तो आपकी 20th ऑफ मई से पहले आप लोगों ने सारी प्रोजेक्ट की जो है 2-3 पेजों की रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और पहले मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बताएं ना, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। अपने 2-2 बंदों का ग्रुप बना के जो है एक प्रोजेक्ट करके मुझे दिखाना होगा, ठीक है। कल एक आपके ग्रुप है, उनका FYP प्रोजेक्ट है वाटर टर्बाइन से रिलेटेड,
मैं आप लोगों से आज का जो सेशन होगा ये टू एंड फ्रो क्वेश्चन आंसर पे होगा, मेरी तरफ से क्वेश्चनिंग भी होगी आपसे, तो अपने जो ना जरा काइंडली माइक्स को भी ऑन रखें। वाटर टरबाइन जो है आपके पास वर्क इनपुट डिवाइस है, वर्क आउटपुट डिवाइस है? वर्क आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली हमारे पास टरबाइन के अंदर फिनोमेना क्या कर रहा होता है, हम यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वर्क के अंदर, ठीक है। या तो मैं थोड़ा सा ना थोड़ी एक मिनट मुझे दें, मैं प्लेस चेंज कर लूँ तो आप लोगों को आवाज़ ज़्यादा बेहतर आएगी। थोड़ी देर मैं 2-4 मिनट तक आता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे एक मैं प्रॉब्लम आपके सामने खोल रहा हूँ जिसका मैंने सिमुलेट किया था। सबसे पहली बात यह है, यह हमारे पास फ्लुएंट की इन्वायरमेंट मौजूद है। अगर मैं इसमें आपको डिस्प्ले करूं अपना प्रॉब्लम, शायद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये दिखाया भी था। मैं सिर्फ इस टाइम आपके लिए प्रोपेलर ब्लेड जो है इसमें डिस्प्ले करवा देता हूँ ब्लेड। ये एक मेरे पास वाटर टरबाइन का मॉडल मौजूद है जिसकी सिमुलेशन हम कर रहे थे। इसमें बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखूं तो मेरे पास एक्स, वाई और जेड सिस्टम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पाया जा रहा है, और प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वाटर है उसमें फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के लिहाज से, इंट्यूशन के लिहाज से, इसका रोटेशन एक्सिस कौन सा होगा, तो क्या बनेगा? जेड एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास वाटर जो है मेरे पास यहां से फ्लो करता हुआ आ रहा है, और इधर इसकी नीचे की तरफ प्लस एक्स एक्सिस की जानिब इसकी अपस्ट्रीम बन रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, अगर मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ से देखूंगा तो वो कौन सी बन रही होगी? इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज बन रही होगी, काउंटर क्लॉकवाइज बन रही होगी? क्लॉकवाइज बन रही है, बिल्कुल बेहतरीन है। अब मेरे पास एक इस तरह का अगर प्रॉब्लम पाया जा रहा है, मैं इसको किस तरीके से सिमुलेट कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं अगर अपनी ट्रांजिएंट कंडीशन दे दूं, ट्रांजिएंट कंडीशन के लिहाज से मेरा एक फ्लूइड पाथ है, मैं अगर डिस्प्ले कर सकूं इंटीरियर यहाँ पे, ये मेरे पास एक रोटर के इर्द गिर्द पाया जाने वाला पानी है, ठीक है। इसको मैं एक स्पेसिफिक स्पीड पे रोटेट कर रहा हूँ। वाटर टरबाइन मेरे पास कौन सी है? पावर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको सेल जोन कंडीशन के अंदर जाके रोटर को एक स्पेसिफिक आरपीएम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे से आरपीएम -110। अब मैं इस रोटर को खुद ही काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ।
उसकी वजह से क्या होगा, मैं जब इसको सिमुलेट करूंगा अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो बाउंड्री कंडीशन मेरे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो इनलेट की बाउंड्री कंडीशन है कि इनलेट की मेरे पास स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी पाई जा रही है, ठीक है, सेम एज 3 मीटर्स पर सेकंड के ऊपर सिमुलेट कर रहा हूँ। मेरे पास रोटर है, ब्लेड जो है वो किस स्पीड पर मूव कर रहा है, ब्लेड उसी स्पीड पर मूव कर रहा है जिस तरह उसके आउटर सेल जोन मूव कर रहे हैं। मूविंग वॉल कंडीशन है, रोटेशनल एक्सिस और रोटेशन एक्सिस हमारे पास कौन सा पाया जा रहा है। इसको मैंने सारी सारी कंडीशन दी, इसके अंदर कौन जो है स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन मेथड, क्योंकि मैंने बहुत इसको नीचे के लेवल तक मैश नहीं किया था वाल वाई प्लस की कैप्चरिंग के लिए। ये सारी चीजें देख के क्या मेथड्स हैं, 10⁻⁻⁴ की कन्वर्जेंस लगा के इसको कैलकुलेट किया, और जो मेरे पास रोटर की स्पीड थी उसके ऊपर डिपेंड करते हुए टाइम स्टेप साइज और नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स के मैं एक रोटेशन के अंदर कितने अपने इमेजेस या फिर अपने पॉइंट्स को कैप्चर करना चाह रहा हूं। अगर मैं अपने इसके प्लॉट्स के अंदर जाऊं, यहाँ पे रेजिडुअल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जेंस अचीव हो रही है हर टाइम स्टेप के अंदर, ठीक है, 10⁻⁻⁴। लेकिन आप लोगों के ख्याल में क्या ये कन्वर्जेंस, सिर्फ रेजिडुअल कन्वर्जेंस, ये इनफ है या नहीं है, स्पेशली ट्रांजिएंट प्रॉब्लम। मुआज है? यस सर। हाँ जी मुआज, आपके वाटर टरबाइन का प्रॉब्लम है। यस सर। क्या ये रेजिडुअल, सिर्फ ये देखना हमारे पास काफी है कि जी प्रॉब्लम कन्वर्ज हो गया या नहीं हुआ? सर सोल्यूशन भी कंपेयर होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम के साथ। ठीक है यार, हमेशा जो है ना, जब भी स्पेसिफिकली ट्रांजिएंट प्रॉब्लम आप देख रहे हो, उसमें मसला ये आ जाता है कि हम यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि हमने टाइम स्टेप के अंदर नंबर ऑफ आइटरेशन दी, बाद दफा हमारे पास इतनी तेजी से कन्वर्जेंस हो रही होती है कि कोई से अगर मैं इसके टॉर्क को मॉनिटर करना चाहूँ, आप लोगों के सामने मैं इसके रिलेशनशिप करता हूँ। मैं इंस्टेड सिर्फ इसके रेट ऑफ कन्वर्जेंस को देखने के बजाय मैं जैसे इसके टॉर्क की मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी टॉर्क की मॉनिटरिंग कैसे स्टार्ट होगी, आप लोगों को मैं वो स्टेप बता दूं अगर मैंने कोई एडिशनल चीज को मॉनिटर करना है। आप यहाँ सॉल्यूशंस में जाएंगे, रिपोर्ट प्लॉट्स के अंदर जाके देखें। रिपोर्ट प्लॉट्स में यहाँ पे अभी तक कोई सिवाय रेजिडुअल के अलावा आप लोग कोई और चीज प्लॉट नहीं कर सकते। मैं गया था न्यू में, न्यू के अंदर अब चूंकि मेरे पास ये ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है, तो एक्स लेवल मेरे पास डिफरेंट हो सकते हैं, ये फ्लो टाइम हो या टाइम स्टेप हो, और ये डाटा कब अपडेट हो रहा हो, एवरी टाइम स्टेप हो। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि टाइम स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं, क्या वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली कन्वर्ज करा रहे हैं। तो मैं हर आइटरेशन के ऊपर इसकी कन्वर्जेंस देखूंगा। मैंने प्लॉट जो करना है वो अपने टॉर्क को करना है। टॉर्क को जब मुझे प्लॉट करना होगा तो ऑब्वियसली मुझे किस चीज को चेक करना पड़ेगा, मुझे अपने मोमेंट को चेक करना पड़ेगा अराउंड विच एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ अपने कंसोल के अंदर यहाँ से। अब आप यहाँ पे जाएं, सिलेक्शन रिपोर्ट डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ है आपके पास। सरफेस रिपोर्ट है कि मेरे पास जो सरफेस है, कोई एक सरफेस पाई जाती है, से मुझे कहा जाता है कि प्रोपेलर के अगेंस्ट आपने थ्रस्ट मालूम करनी है। प्रोपेलर के अगेंस्ट मैं थ्रस्ट किस तरीके से मालूम कर सकता हूँ कि प्रोपेलर की जो इनलेट की इंटरफेस ज्योमेट्री है जो और जो एग्जिट की इंटरफेस ज्योमेट्री है, उसके ऊपर मुझे टोटल प्रेशर की एवरेज मालूम हो जाए। तो उसके लिए मैं एरिया वेटेड एवरेज या मास वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं उसको थ्रस्ट मालूम करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी, तो तब भी मैं एवरेजिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरीके से वॉल्यूम की एवरेजिंग आप अगर करना चाहें, उसमें क्या हो सकता है, फोर्स रिपोर्ट्स, कि आपके पास अगर मैं डिफाइन कर दूं कोई एरोफॉइल है, उसके ऊपर अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, अब उसमें ड्रैग कितनी पाई जा रही है, लिफ्ट कितनी है। अब मेरे पास यहाँ पे रोटेटिंग बॉडी है, मैं उसका
टॉर्क मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा मोमेंट पे, मैंने उसके मोमेंट को मॉनिटर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं किस चीज के अगेंस्ट मॉनिटर करना है, रोटर ब्लेड्स के अगेंस्ट मॉनिटर करना है। मेरे पास रोटेशन एक्सिस कौन सा पाया जा रहा है, मैंने अभी देखा था पॉजिटिव जेड एक्सिस पे रोटेशन एक्सिस मेरे पास पाया जा रहा है, और मोमेंट कोएफिशिएंट मैं इंस्टेड इसको टोटल मोमेंट को मॉनिटर करूं। ओके किया। अब यहाँ पे प्लॉट विंडो आती है, ये जो नंबर 1 विंडो होती है ये बाय डिफॉल्ट रेजिडुअल प्लॉट के लिए होती है। नंबर 2 विंडो जो है मेरे पास उसकी है मॉनिटर करने की, जो सी चीज करना चाह रहा हूँ। नंबर 3 अगर मैं कोई एडिशनल चीज मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो अब क्या होगा, मैं अगर अपनी आइट्रेशन रन करूंगा तो मेरे पास, मैं आपको 2 आइट्रेशन रन करके दिखाता हूँ। एडिशनल मेरे पास मॉनिटरिंग आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं सेकंड विंडो के अंदर मेरे पास टॉर्क आ रही है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि हर आइट्रेशन के ऊपर टॉर्क की वैल्यू सब्सटेंशियली वेरी कर रही है। अगर मैं अपनी आइट्रेशन यहां तक रोक देता, से रेजिडुअल यहां तक आ जाता, तो चाहे मेरे पास 10⁻⁴ की कन्वर्जेंस अचीव हो चुकी है, लेकिन मेरे पास अभी टॉर्क की वैल्यू, जो कि एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है मेरे पास इस प्रॉब्लम के अंदर, या प्रेशर की वैल्यू अगर मैं इनलेट या आउटलेट को मॉनिटर कर रहा हूं और उसके अंदर भी सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है, तो नो मैटर व्हाट आपका रेजिडुअल कितना अचीव हो चुका हो, आपका प्रॉब्लम कन्वर्ज नहीं हुआ। आपने कोई ना कोई एक प्रॉपर वैल्यू, अब आप देख सकते हैं एक तरह से आपके पास एसिम्पटोट बन के सामने आ गया। अब मेरे पास जब रेजिडुअल की कन्वर्जेंस अचीव होगी तो मैं कह सकता हूं मेरा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली कन्वर्ज हो चुका है। अब आप अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे ही मेरे पास ये कंटिन्यूटी ये सारी की सारी वैल्यूज कन्वर्ज करेंगी, मेरे पास एक अब्रप्ट चेंज आएगा। अब्रप्ट चेंज की वजह से आप देख सकेंगे कि वहां पे फिर मेरा सोल्यूशन डिस्टर्ब हो गया। ये आपके पास सोल्यूशन डिस्टर्ब हो गया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेक्स्ट टाइम स्टेप की तरफ गया। जब नेक्स्ट टाइम स्टेप की तरफ गया, अभी आपका प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ज नहीं है, वो अनरिलायबल है। लेकिन जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है और एसिम्पटोट बनता जा रहा है, उसके बारे में वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज देखें, मेरे पास टाइम स्टेप टू टाइम स्टेप भी वेरिएशन आ रही है एसिम्पटोट वैल्यू की टॉर्क। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स 32 के ऊपर अपने प्रॉब्लम को रोक देता हूँ, तो मेरे पास टाइम स्टेप T1 के ऊपर जो टॉर्क अचीव हो रही है वो डिफरेंट अचीव हो रही है, और T2 के ऊपर डिफरेंट हो रही है, और सब्सटेंशियली डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तकरीबन 450 की वैल्यू है, और अभी जो इसकी आ रही है वैल्यू वो 350 की वैल्यू आ रही है। तो एक तो पहली बात ये कि विद इन टाइम स्टेप आपकी आइट्रेशन जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ देर बाद इतने नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स एटलीस्ट होने चाहिए कि मेरे पास जो ये टॉर्क की वैल्यू है इसके अंदर वेरिएशन आना बंद हो जाए। से मैं अगर यहां से आपको बस ये मसला हो जाता है कि कैलकुलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं देखूं तो अब यहाँ पे अगर मैं अपना प्लॉटिंग स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे राइट साइड पे मेरे क्या हो रहा है, आइट्रेशंस को मैं प्लॉट कर रहा हूँ ITR, और लेफ्ट वाई एक्सिस के ऊपर मैं अपनी जो वैल्यू है जिसको मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, टॉर्क है, प्रेशर है, मास फ्लो रेट है,
जिसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ उसको देखो। आप अमूमन इस तरह की वेरिएशन देखेंगे, एक आइट्रेशन, फिर इधर यहाँ पे यूं, फिर यूं। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, टाइम स्टेप T1 है, ये मेरे पास टाइम स्टेप T2 है। इसमें हमें विद इन द टाइम स्टेप आपको कन्वर्जेंस अचीव हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूं अपनी वैल्यूज, मेरे पास एक जंप आ रही है, एसिम्प्टोटिक जंप आ रही है। मुझे जब ट्रांजिएंट अपने प्रॉब्लम है उसके अंदर इसको भी खत्म करना होगा, यानी कि मेरे पास ये चीज कम होते होते इवेंचुअली ये खत्म नहीं होगी। तो अगर लॉन्ग नंबर ऑफ आइट्रेशन पे से 10,000 में आइट्रेशन पे चलाता हूँ और इसको दे देता हूँ नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स 200, तो आपके पास कुछ चीज बनना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे यूं थोड़ा सा बिहेवियर अप एंड डाउन रहेगा। लेकिन जब मेरे पास इस तरह का बिहेवियर आ गया तब मेरे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन कन्वर्ज हुआ है। विद इन द टाइम स्टेप अगर आपके पास चीज की वेरिएशन नहीं आ रही तो आपके पास वो टाइम स्टेप कन्वर्ज हो गया है, गिवन दैट कि आपके रेजिडुअल अचीव हो रहा है। लेकिन आपके टोटल नंबर ऑफ टाइम स्टेप में भी अगर वेरिएशन आ रही है चीज की, तो तब भी आपके पास प्रॉब्लम प्रॉपर्ली कन्वर्ज नहीं हुआ। एक तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना होगा हमेशा। दूसरा ये कि से मेरे पास सेम प्रॉब्लम है, टरबाइन मेरे पास क्या है, पावर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहां पे एक मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं इसकी रोटेशन जो है वो खुद ही दे रहा हूं। जब आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें हमारे पास हम टरबाइन को करते हैं जीरो टॉर्क नो लोड स्पीड फॉलो करते हैं। सेम कंडीशंस के ऊपर सिर्फ आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करें टॉर्क को, और एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करें अपने आरपीएम को। मैं अपने आरपीएम वेरी करता हूं, अभी मेरे पास आरपीएम थे से 110 थे यहाँ पे, और टॉर्क तकरीबन से आ रही थी 400 के करीब आ रही थी, मेरे पास एक ही अचीव हो गया। मैं अपने आरपीएम बहुत कम कर देता हूँ, 110 की बजाय से 20 आरपीएम पे चला जाता हूँ, और उसमें होपफुली मेरे पास जो टॉर्क आएगी वो से नेगेटिव 200 आ रही है। इसमें जहां पे आपके पास ये स्लोप इंटरसेप्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, आरपीएम को, ठीक है, तो ये जो आपके पास आरपीएम अचीव हो रहा होगा ये आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा नो लोड टॉर्क को, कि मेरे पास जो टरबाइन है उसके ऊपर अगर कोई लोड नहीं पाया जाता, सिंपल मैं उसको फ्री रन करना चाहता हूँ इस स्ट्रीम में से, ये मेरे पास अगर ग्राफ है 3 मीटर्स पर सेकंड का, मेरी टरबाइन पड़ी हुई है पानी के अंदर 3 मीटर्स पर सेकंड के ऊपर जो चल रहा है पानी, और उसमें मैं नो लोड के ऊपर अपनी टरबाइन को रख देता हूं, तो क्या होगा, मेरे पास से यहाँ पे अभी जो मेरे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था उसमें 57 आरपीएम आ रहा था, मेरी टरबाइन जो है 57 आरपीएम के ऊपर घूमेगी। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि मैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोड डालूं उसके ऊपर अपने टरबाइन के ऊपर, तो वो कितनी आरपीएम के ऊपर रोटेट करेगा? मुआज, क्योंकि आपसे रिलेटेड सर प्रॉब्लम है। यस सर, मैंने हम इसी ग्राफ से देखेंगे। हाँ इसी ग्राफ से अगर मैं निकालना चाहूँ, देखिए जब आपके पास टॉर्क नेगेटिव में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको टरबाइन ने पावर आउटपुट देना शुरू कर दी है। जब आपके पास पॉजिटिव में जा रही है इसका मतलब यह है कि आपको कोई पावर इनपुट देना पड़ रही है उस चीज को एट दैट स्पेसिफिक आरपीएम घुमाने के लिए। तो जैसे ही मैं लोड अप्लाई करूंगा अपने टरबाइन पे तो उसमें क्या हो रहा होगा, मैं कोई स्पेसिफिक टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं, टॉर्क रिक्वायर्ड है मुझे आउटपुट की इसके, ठीक है। तो से मैं कह देता हूं मेरे पास जो है
30 न्यूटन मीटर की टॉर्क है जो मुझे आउटपुट है रिक्वायर्ड। ये 30 न्यूटन मीटर पे जितनी मेरे पास इस रोटेशनल स्पीड आ रही होगी, से यहाँ पे 50 आ रही है, 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 50 अब मेरे पास ये आरपीएम है, मैं इसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करूं और मल्टीप्लाई कर दूं अपने 30 के साथ, तो मेरे पास P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा से निकल के आ जाएगी। आपसे कहा जाएगी कि टरबाइन डिजाइन करनी है, पहले तो आप देखें ना टरबाइन की कैपेसिटी है भी या नहीं है 100 वाट की डिजाइन करने की। ठीक है, 100 वाट में आपका जो सिस्टम है वो कितना टॉर्क उसको रिक्वायर्ड होगा और उसके अगेंस्ट आपके पास कितनी आरपीएम मिलेगी, वो आपको टोटल पावर आउटपुट। समझ आई? यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ऐसे ऐसे पावर लोड डाल देता हूँ जो उस ओमेगा को ही ना सपोर्ट करते हो। ठीक है, उस ओमेगा को सपोर्ट नहीं कर रहे होगे तो मेरे पास अनरियलिस्टिक पावर आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास अगर पावर आउटपुट डिवाइस हो। सिमिलरली मेरे पास अगर पावर इनपुट डिवाइस है, कोई प्रोपेलर है, मैंने उसके अगेंस्ट थ्रस्ट मालूम करनी है। सर ये जो हमने 50 सिलेक्ट किया था सर, ये रैंडमली सिलेक्ट किया था सर हमने। देखें अच्छा, हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट है, पावर जो से 100 वॉट्स की अगर है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों से उसकी बात करूं तो फंस जाता है। यहाँ पे आपके पास पावर की रिक्वायरमेंट 100 वॉट की। ठीक है, मैं कह देता हूं कि जी मुझे 100 वॉट जो है ना 20 आरपीएम पे या रेडियंस पर सेकंड के ऊपर रिक्वायर्ड। रेडियंस पर सेकंड तो खैर बहुत ज्यादा था, 2 रेडियंस पर सेकंड के ऊपर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 वॉट आ रही है। ठीक है, ओमेगा जो है आपके पास से मैं रखता हूं 2 रेडियंस पर सेकंड यहां पे, तो आपके पास टॉर्क कितनी आ जाएगी, टॉर्क यहां पे 50 न्यूटन मीटर की टॉर्क आ गई। सही सही। ये 50 न्यूटन मीटर इसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा, इसके अंदर लाई ना कर रहा हूं, चले यहाँ पे तो 50 न्यूटन मीटर लाई कर रहा है ना। ठीक है, मैं बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार 1000 मुझे वॉट चाहिए 2 रेडियंस पर सेकंड में। अब क्या हो गया, आपके पास 1000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 500 न्यूटन मीटर हो गया। आपकी तो टरबाइन की कैपेसिटी 500 न्यूटन मीटर नहीं है, ये 200 पे जाके खत्म कर, 250 से पे जाके खत्म कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि मैं इस आरपीएम पे और उस पे ये डिजाइन कर सकता हूँ, नहीं, वो रबिश बात होगी। ठीक है, सही है सर, फिर आरपीएम हमें वो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, ग्रेटर तो कर इस लेनी तरीके पड़ेगी। से करेंगे, आपने गियरिंग सिस्टम लगाना है, क्या करना है, जो भी चीजें करनी है वो आप करते रहेंगे उसको। यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, किससे मेरे पास यहाँ पे एक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी एक प्रोपेलर ब्लेड का, ये एक स्की जेट के प्रोपेलर का है एनालिसिस है। मुझे अब इसमें के अंदर कंडीशंस पता है कि मैंने किसके ऊपर डिजाइन करना है, कितने टॉर्क के ऊपर। इसमें मैं सबसे पहले से एक चीज चेक कर लेता हूँ कि इसका रोटेशन एक्सिस कौन सा है। इसमें मेरा जो रोटेशन एक्सिस जेड की है, अब ये मेरे पास एक प्रोपेलर है। प्रोपेलर का मेरे पास काम क्या होता है कि वो पावर इनपुट लेके आपको थ्रस्ट एज एन आउटपुट देता है। ठीक है, इसका मैं देखना चाहता हूँ कि जी मुझे थ्रस्ट कितनी मिल रही है। अब इस प्रोपेलर में क्या हो रहा है, मेरे पास ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर आपके पास आई गेस आउटपुट पाई जा रही है और इनलेट। एक आपके पास इंटरफेस जोन ये है
और आपके पास दूसरा इंटरफेस जोन ये वाला पाया जाता है। आपके पास ये प्रोपेलर घूम रहा है नेगेटिव 2300 आरपीएम पे। इसके मैं अब रिजल्ट्स पे अगर जाऊं, सबसे पहले मैं इसका देखूं तो इस प्रोपेलर को घुमाने के लिए मुझे कितनी पावर रिक्वायर्ड है। मैं मोमेंट गया, किस मोमेंट के अगेंस्ट घूम रहा है, ये मेरे पास जेड के अगेंस्ट घूम रहा है। और ये मैंने प्रिंट करवा दिया अपने पेज। यहां पे मेरे पास जो टोटल आपके पास टोटल टॉर्क आ रही है वो 97 आ रही है। जो ये प्रोपेलर मेरा घूम रहा है वो 2300 आरपीएम पे घूम रहा है। इसको अगर मैं रेडियंस पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँ वो 240 बन जाता है। तो 240 सिंपल मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 97। तो मुझे 23 किलोवाट्स चाहिए इस चीज को रोटेट करने के लिए। लेकिन इतनी पावर इनपुट पे ये मुझे कितनी थ्रस्ट दे रहा होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह कैलकुलेट। अब यहां से आप सरफेसेस लेंगे। कौन सी सरफेस है आपकी, जो हम बात कर रहे थे ना, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में मैं गया मास वेटेड एवरेज के अंदर। अब आप लोग जाके देखिएगा आपके पास थ्रस्ट के क्या फॉर्मूले हैं। यहां पे सिंपल मैं अपने टोटल प्रेशर की उसको यूटिलाइज कर रहा हूं कि टोटल प्रेशर मेरे पास कितना पाया जा रहा है। टोटल प्रेशर किस किस चीज को कैटर कर रहा होता है आपके पास, स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर को। तो मेरे पास जो भी स्टैटिक हेड और डायनेमिक हेड है उसको ये कैटर कर रहा होगा ऑलरेडी। तो मुझे अलग अलग वी स्क्वायर को और जो है प्रेशर को के टर्म्स को नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो इनलेट सरफेस है और जो आउटलेट सरफेस है, इसमें मैंने इसकी मास वेटेड एवरेज ले लिया। अब मेरे पास आउटलेट पे जो प्रेशर आ रहा है वो 41 किलो पास्कल आ रहा है और इनलेट के ऊपर मेरे पास जो प्रेशर बन रहा है वो 2 किलो पास्कल है। तो तकरीबन मेरे पास, मैं इसकी अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्रोपेलर के अगेंस्ट 41128 माइनस 1967, तो जो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 39 किलो पास्कल का हो रहा है। प्रेशर को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आउटपुट फोर्स में इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो मेरे पास प्रोपेलर है इसका जो क्रॉस सेक्शन इनलेट और आउटलेट के ऊपर पाया जा रहा है वो 240 मिलीमीटर डायमीटर का है। तो सिंपल मैं π/4 d स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1771 न्यूटन्स या 177 किलोग्राम की थ्रस्ट आ रही है कि ये इतनी वेट की चीज को मूव करवा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास जी मेरे पास अभी तो प्रोपेलर की शक्ल ऐसी है ना कि एक साइड इनलेट है और एक साइड आउटलेट है और दोनों का जो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। अगर मेरे पास प्रोपेलर के आगे यहाँ पे एक कोन लगी होती, ठीक है, तो मैं उसकी थ्रस्ट किस तरीके से फाइंड करता, टोटल थ्रस्ट। मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, मैं अपना टोटल प्रेशर की मास वेटेड एवरेज मालूम की इनलेट और एग्जिट पे। इनलेट पे जो आपके पास एरिया आ रहा है मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इनलेट आपके पास जो आ रहा है, क्योंकि ये सेक्शन साइड है ये माइनस हो गया और प्लस क्या हो जाएगा पी आउटलेट और आपके पास एरिया आउटलेट इस तरह निकल के सामने आ गया। तो ये हाँ छोटी सी एक हमारे पास एग्जांपल्स थी एक दो जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप किस तरीके से पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू कितना पावरफुल टूल आपके पास आ सकता है। हमारे पास सिर्फ आप इसकी कंटूर चेक करना है, कंटूर देखने किधर है, मेरे पास रीसर्कुलेशन रीजन कैसी आ रही है, मैं देखना चाहता हूँ कि वेलोसिटी इन स्टेशनरी फ्रेम कैसा है, उसको देखना है। वो लास्ट टाइम शायद हमने चेक भी की थी। ठीक है,
तो ये चीजें आपने अपना प्रॉब्लम, सबसे पहली बात ये कि आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा, फिर आपकी सिर्फ रेजिडुअल के ऊपर आप कन्वर्जेंस ना देखें, आप अपने कन्वर्जेंस की और भी चीजें हैं उसके लिहाज से आप उसके चेकिंग करेंगे। मैं इधर से इसका यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर की है स्टेशनरी फ्रेम के लिहाज से कि मेरे पास रोस्टिंग स्टेशनरी फ्रेम आपके पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स में से 1000 रख रहा हूँ। लोकेशन मेरे पास प्रोफाइलर भी रख लेते हैं। लोकल आपके पास वेलोसिटी वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, सिंबल को मैं 2D कर देता हूँ। अब मैं अगर विजुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ अपनी चीज किस तरीके से ये इसके अंदर रोटेशन हो रही होगी पानी की, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जी आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का, उसके अगेंस्ट आपने थ्रस्ट फाइंड करने, तो आप लोग थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं उसकी या नहीं कर सकते उसका एनालिसिस? काशान सर कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कैसे, सर। क्यों मुश्किल क्या होगा? मेरे पास एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का प्रॉब्लम आ गया है, उसके मैं चले जबानी जो है हम उसके स्टेप्स पे जाते हैं, अगर क्या क्या स्टेप्स होंगे? सर सबसे पहले तो वही है, उसकी हमने एक कैड मॉडल बना के उसको इंपोर्ट करना है और फिर ये तो उसकी जो ठीक है है, ये वो करना ही है, लेकिन मैं मशीन। आपसे पूछना चाहूँ मजीद आगे क्या होगा? सर उसके रोटेशन एक्सिस भी डिफाइन करेंगे। नोजल रोटेट करेगी? नहीं सर वो तो नहीं करेगी, ठीक है सर। फिर क्या होगा? इनलेट और आउटलेट सेक्शन उसका डिफाइन हो रहा होगा कि वो यस सर। नोजल जो है आपके पास किस प्रेशर आउटलेट पे हो रहा है। ओवर एक्सपेंडेड और अंडर एक्सपेंडेड नोजल क्या होती है? थर्मो 2 पढ़ी आपने, उसके अंदर नोजल्स पढ़ी होंगी। जब स्पेस लॉन्च होती है, यस स्पेस लॉन्च व्हीकल होती है, हमारे पास जमीन के ऊपर कितना प्रेशर है? आइडियली 1 बार है, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाता है, जब उठती जा रही होती है, क्या होता है आपके पास? आउटलेट प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। आउटलेट प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, तो इसका मतलब क्या, आपके पास नोजल की आउटलेट पे और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके आउटलेट में जो प्रेशर बैलेंस है वो खराब होना शुरू हो गया। वो खराब होना शुरू हो गया तो आपके पास इधर ओवर एक्सपेंशन और अंडर एक्सपेंशन का फिनोमेना कर सकता है। तो ये चीज़ आपके पास होंगी। हमारे पास नोजल की सरफेस डिफाइन हो गई है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नोजल को बनाया, नोजल की कौन सी कंडीशन होगी, या मेरी आउटलेट की कंडीशन होगी, ये किस जगह पे एक्सपेंड कर रही है, ये एक एक्सपेंशन का एरिया है, इसका कितना प्रेशर है, ये इनलेट आपके पास आ गई है। मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, इन पे मैं से कहता हूँ कि जी मैंने थ्रस्ट ड्यू टू वेलोसिटी चेंज, क्योंकि नोजल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एरिया चेंज की वजह से आप सब सुपरसोनिक वेलोसिटीज, पहली बात है मैं चेक करूंगा यहाँ पे मेरे सुपरसोनिक वेलोसिटीज भी आ रही है नहीं आ रही। दूसरा ये कि आपके पास वेलोसिटी चेंज कितनी आ रही है और उसकी बुनियाद पर थ्रस्ट में निकाल सकता हूँ सब पर। इसको मैं अगर मैश करना चाहूँ, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैश हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड मैश में मेरे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत शदीद किस्म की होगी। तो मैश ऐसा क्रिएट करूँ जिसमें स्ट्रेचिंग ना हो। टर्बुलेंस मॉडल कौन सा मैं इस्तेमाल करूंगा, के एप्सिलॉन करूंगा, के ओमेगा करूंगा। मैंने मॉनिटर क्या करने होंगे इनलेट पे, मैं अगर इसके, क्योंकि एक कंडीशन आपके पास कौन सी होती है, चोकिंग कंडीशन, ये चोक कर रहा है, यहाँ पे सोनिक 1 आ रहा हो तो चोक करेगा, तो मैं इसके मास फ्लो रेट को मॉनिटर करूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिर्फ एक टूल है, उसके पीछे जो आपका प्रॉब्लम है उसकी फिजिक्स क्या है, उसमें आपने क्या चीज मुहैया करनी है, आपके पास इंटरेस्ट किस चीज का है, ठीक है। ये तो इसके पीछे से, नोजल के पीछे से ऑक्सीडेशन चैम्बर है और आपके पास कोई और फ्लूइड पाया जाता है,
उधर से आके बर्निंग किस तरह की हो रही है, हमारे पास अभी वो काम नहीं कंबस्टन चैम्बर को एनालाइज करना इसके अंदर। मैं सिर्फ अपनी अगर नोजल डिजाइन कर रहा हूँ, मेरे पास पीछे की चीज सारी खत्म हो जाएगी, उसमें सिर्फ यहाँ की उसका जो इफेक्ट होगा वो इनलेट के ऊपर क्या कंडीशन आ रही होगी। तो आपने चीज को हर प्रॉब्लम को उसके हिसाब से देखना होगा। एरोफाइल के अंदर मेरे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि मेरे पास ड्रैग कितनी है, लिफ्ट कितनी पाई जा रही है, तो उसकी अपर और लोअर सरफेस के दरमियान मेरे पास लिफ्ट और ड्रैग का कम्बिनेशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें मॉनिटर। तो टूल हमारे पास बहुत पावरफुल है, लेकिन इस टूल को अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट सही होंगे, वरना आपके पास रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ठीक है, होपफुली कुछ ये आपके पास इंफॉर्मेटिव सेशन होगा। तो बाकी आप लोग अपने प्रॉब्लम्स मजीद शेयर करें, उनके ऊपर हम काम कर लेंगे। ठीक है सर जो कल लेक्चर था सर, वो वहीं तक पे जहाँ तक हमने पढ़ा था, वॉल प्लस वैल्यूज तक। जी जी, सॉरी, सही है सर, कल वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, टर्बुलेंस में जो है ना, मैं अभी आगे चल के आप लोगों से नेक्स्ट वीक में होपफुली डिफरेंट टर्बुलेंस मॉडल किसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वहाँ पे फुली टर्बुलेंस आपके पास उधर खत्म नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन साइड पे बात करेंगे। ठीक है, चले, आज तो आबादी थोड़ी कम है, मैं ज़रा स्क्रीन शॉट ले लूँ। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा है कि यार जिनके जोन सा मिस हो गया वो इस वीक के अंदर कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, ओके, फिर ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।